Hello everyone, welcome to Study with Palak, your one-stop solution for all queries and doubts regarding JKPSC lecture post of zoology. So in this video, we are going to talk about the carp culture. ओके लाइक इन द लास्ट वीडियोस हमने कुछ वीडियोस में ये भी डिस्कस किया था पर्ल कल्चर प्रॉन कल्चर। ठीक है, तो इस वीडियो में हम कार्प कल्चर को डिस्कस करने वाले हैं। तो आई सजेस्ट कि आप पर्ल कल्चर और प्रॉन कल्चर वाली वीडियोस को भी ज़रूर देखें ताकि आपको कल्चरिंग का एक मेथड आपको समझ आ सके कि कल्चरिंग का जो मेथड है हर एक में कुछ कॉमन मेथड ही रहता है। डेट इज किस पॉन्ड की प्रिपरेशन कैसे करनी है, स्टॉकिंग कैसे करनी है, हार्वेस्टिंग कैसे करनी है। तो आप प्लीज पर्ल कल्चर और प्रॉन कल्चर वाली वीडियोस को भी जरूर देखना। सो कार्प कल्चर की बात करूं तो कार्प कल्चर इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ एक्वाकल्चर नोन टू द वर्ल्ड। ओके, तो एक्वाकल्चर में आपने पर्ल कल्चर पढ़ा था, प्रॉन कल्चर पढ़ा था, उसी के साथ अब हम कार्प कल्चर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो कार्प कल्चर इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ एक्वाकल्चर। ओके, करंटली 2/3 ऑफ फिश प्रोड्यूस जो है वो कार्प है। ठीक है, तो हम जितनी भी फिशेस की प्रोडक्शन करते हैं, कल्चरिंग करते हैं, उसमें से 2/3 जो फिश प्रोडक्शन है दैट इज योर कार्प। ओके, एंड carp belong to the family Cyprinidae. Okay, it belongs to the family Cyprinidae. ठीक है, जिसके अंदर आपके कार्प्स और कार्प्स के जितने भी रिलेटिव्स हैं वो सब आ जाएंगे। और कार्प जो है आपकी एक फ्रेश वाटर फिश है। ठीक है, कार्प कौन सी है? आपकी फ्रेश वाटर फिश है। ठीक है, और सिप्रिनिडे फैमिली को हम कार्प फैमिली भी कहते हैं। ठीक है, एंड दिस इज द लार्जेस्ट नोन फिश फैमिली। ठीक है, एंड द लार्जेस्ट वर्टिब्रेट एनिमल फैमिली। ठीक है, सिप्रिनिडी फैमिली जो है लार्जेस्ट फिश फैमिली है और लार्जेस्ट वर्टिब्रेट एनिमल फैमिली है। और ये जो फैमिली का नाम है ना सिप्रिनिडे, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम एंशिएंट ग्रीक वर्ड कॉल्ड एज कार्प। ओके, तो ये आपकी कार्प फिश है। ठीक है, सो कार्प्स हैव बीन द बैकबोन ऑफ एक्वाकल्चर प्रैक्टिस इन इंडिया। ठीक है, इंडिया में जो एक्वाकल्चर होती है, स्पेसिफिकली जब मैं आपको याद हो मैंने कंपोजिट फिश फार्मिंग पढ़ाया था। ठीक है, तो कंपोजिट फिश फार्मिंग में ज्यादातर हम जो फिशेस ले रहे थे दैट वर कार्प, है ना, मृगल, रोहू, कटला। ठीक है, तो वो कार्प थी, इंडिया की मेजर कार्प फिशेस हैं। ठीक है, तो एक्वाकल्चर का जो बैकबोन है दैट आर दी कार्प्स। ठीक है, तो 3 इंडियन मेजर कार्प्स हैं, कटला, रोहू एंड मृगल है। इनको हम एक्सोटिक कार्प्स के साथ जो है कल्चर करवाते हैं, दैट इज सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प एंड कॉमन कार्प के साथ। और आपका जो कार्प कल्चर है इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू 85% ऑफ एक्वाकल्चर प्रोडक्शन ऑफ द कंट्री। ठीक है, हमारी कंट्री में, इंडिया में जितनी भी टोटल हम एक्वाकल्चर प्रोडक्शन कर रहे हैं उसमें 85% कॉन्ट्रीब्यूशन किसका है? आपका कार्प्स का है। ठीक है, और याद रखना एक्वाकल्चर में 95% जो कंट्रीब्यूशन है, 95% कंट्रीब्यूशन जो है वो किसका है? वो आपकी फ्रेश वाटर स्पीशीज का है। ठीक है, फ्रेश वाटर स्पीशीज का है। फाइन, ओके, तो अब देखो कार्प्स के ऐसा क्या करेक्टर्स हैं जो उनको बाकियों से डिस्टिंग्विश करता है, बाकियों से अलग करता है। जो कार्प है ना वो बहुत कम खाना खाते हैं, दे ईट वेरी लो इन द ऑन द फूड चेन। ठीक है, एंड ये पुअर वाटर क्वालिटी को भी टॉलरेट कर लेते हैं, मतलब दे कैन फाउंड इन वाइड रेंज ऑफ वाटर। ठीक है, ये नहीं कि आपको सिर्फ उनको पर्टिकुलर वाटर क्वालिटी ही प्रोवाइड करनी पड़ेगी। दे कैन टॉलरेट पुअर वाटर क्वालिटी ऑल्सो एंड दे कैन अडेप्ट टू बोथ अल्कलाइन एंड एसिडिक वाटर कंडीशंस। ठीक है, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? अभी मैंने पहले भी बताया, इट इज अ फ्रेश वाटर फिश जो कि अपनी अडेप्टेबिलिटी के लिए जानी जाती है। ये आपको सॉल्ट वाटर में भी मिल जाएगी, ये आपको मतलब आपके एसिडिक वाटर में भी मिल जाएगी और आपको अल्कलाइन वाटर में भी मिल जाएगी। ठीक है, ये फ्रेश वाटर फिश है। ठीक है, मैंने पहले भी आपको जब एक्वाकल्चर पढ़ाया है, ठीक है, एक्वाकल्चर वाली वीडियो को देखना, वहां पे मैंने आपको फ्रेश वाटर, मराइन वाटर का डिफरेंस बताया था। फ्रेश वाटर होता है जिसमें सॉल्ट कंटेंट जो होता है वो लेस देन आपका 5 पीपीटी होता है। ठीक है, और मराइन वाटर होता है जिसमें सॉल्ट वाटर जो होता है 35 पीपीटी से ज्यादा कंसेंट्रेशन प्रेजेंट रहती है। ठीक है, लेस देन 5 पीपीटी से अगर सॉल्ट का कंसेंट्रेशन कम है तो दैट इज
आपका फ्रेश वाटर, ठीक है। कार्प आपकी फ्रेश वाटर फिश है जो कि अपनी अडेप्टेबिलिटी के लिए जानी जाती है, मतलब कि वो एसिडिक और अल्कलाइन कंडीशंस दोनों में पाई जाती है, ठीक है। उनकी बॉडी कैसी है? रोबोस्ट बॉडी है, इलोंगेटेड बॉडी है, स्केल्स से कवर्ड है, बॉडी इज कवर्ड विद स्केल्स, एंड उनके माउथ के पास ना बार्बल्स प्रेजेंट हैं जो कि एक सेंसरी अपेंडेजेस हैं, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट कार्प इज ओमनिवोरस, मतलब दे कैन फीड बोथ ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। साइज इनका वेरी करेगा और इनका लाइफ स्पैन भी स्पीशीज के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। दे कैन लिव अप टू 40 ईयर्स ऑल्सो, ठीक है। दे कैन लिव अप टू 40 ईयर्स ऑल्सो इन कैप्टिविटी, ठीक है। तो लाइफ स्पैन भी वेरी करेगा, ठीक है। तो कार्प वेरी इन साइज, कुछ तो 100 सेंटीमीटर लेंथ के होते हैं एंड दे कैन वे अप टू 40 केजीज, और कुछ जो है दे कैन लिव अप टू 40 इयर्स इन कैप्टिविटी, ठीक है। कलर भी इनका बहुत वेरी करेगा, ब्राउनिश ग्रीन, गोल्डन, ग्रेइश, ठीक है। तो बहुत सारे कलर की वेरिएशंस होंगे, डिपेंड करता है इन्वायरमेंट के ऊपर और स्पीशीज के ऊपर, ठीक है। बार बार बोल रही हूँ, दे आर नोन फॉर देयर अडेप्टेबिलिटी, ठीक है। ये डिफरेंट वाटर कंडीशंस में, डिफरेंट टेम्परेचर्स में सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। और फीमेल कार्प ले थाउजेंड्स ऑफ एग्स, ठीक है, जो कि कुछ दिन में 3 to 4 डेज में हैच कर जाते हैं और फिर उसके बाद दे स्विम रैपिडली, ठीक है। ग्रो करते हैं और स्विम करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं स्टेप्स इन कार्प कल्चर। देखो कार्प कल्चर जो है, हम कल्चरिंग क्यों करते हैं? हम किसी भी फिश की या किसी भी स्पीशीज की कल्चरिंग क्यों करते हैं? ताकि हम ज्यादा बेटर वैरायटी प्रोड्यूस कर सकें, है ना। हम ज्यादा बेटर इंप्रूव्ड वैरायटी को प्रोड्यूस कर सकें जिसका टेस्ट अच्छा हो, ठीक है, और जिसको हम कंट्रोल्ड कंडीशंस में ग्रो कर रहे हैं। कंट्रोल्ड कंडीशंस, उनको प्रॉपर्ली मैनेज कर रहे हैं ताकि उनमें कोई डिजीजेस ना लगे, है ना। उनके लाइफ स्पैन को रिड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, ताकि वो जल्दी से ग्रो कर जाए, ठीक है। तो जो फिश कल्चर है वो ना ही आपको एक न्यूट्रिशियस फूड के साथ साथ आपको एक अच्छी इनकम भी प्रोवाइड कर रहा है ना। आपके को जॉब अपॉर्चुनिटीज भी लोगों को प्रोवाइड कर रहा है। जब आप किसी चीज की कल्चरिंग कर रहे हो तो कल्चरिंग एक बंदा तो नहीं करेगा ना। व्हेन यू आर डूइंग समथिंग, आप कुछ कमर्शियल स्केल में व्हेन यू आर प्रोड्यूसिंग समथिंग, यू नीड लेबर ऑल्सो। तो लेबर, व्हेन यू नीड लेबर, यू नीड व्हाट? यू नीड पीपल, है ना। आपको लोग चाहिए तो आप उनको जॉब भी प्रोवाइड करोगे, आपकी इकोनॉमी भी इंक्रीज हो रही है। और मैंने आपको एक्वाकल्चर वाली वीडियो में मैंने स्पेसिफिकली बताया था कि इंडिया जो है फिशरीज में सेकंड नंबर पे आती है ना। एक्वाकल्चर में इंडिया जो है वो सेकंड नंबर पे आती है, ठीक है, ये मैंने बताया था। और आपका ये अच्छी खासी जीडीपी की प्रोडक्शन में भी हेल्प करती है। तो आप वो वीडियो जरूर रेफर करना, ठीक है। उसमें मैंने पूरा इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव के वे में आपका एक्सप्लेन किया है, ठीक है। ओके तो पहले मैं आपको एक्वाकल्चर कार्प कल्चर के स्टेप्स बता देती हूँ, वही बेसिक स्टेप्स जो कि मैंने प्रॉन और पर्ल कल्चर में भी एक्सप्लेन किए थे। डेट इज फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू प्रिपेयर अ पॉन्ड जिसके अंदर आपने अपने कार्प्स को ग्रो करना है ना। तो जब आप पॉन्ड को प्रिपेयर करते हो तो आपने देखना है कि वो फ्री फ्रॉम एनिमीज है, उसमें कोई एनिमीज नहीं होने चाहिए, कोई वीड्स नहीं होने चाहिए, है ना। प्रॉपर से उसका टेम्परेचर को नोट करना है, पानी के पीएच को नोट करना है, सॉइल को देखना है, वो सब कंडीशंस प्रॉपर होनी चाहिए। दूसरा चीज करते हो आप, कंडीशनिंग करते हो, ठीक है। कंडीशनिंग कैसे करते हो? पॉन्ड की उस पे लाइम को स्प्रेड कर देते हो, ठीक है। लाइम को स्प्रेड करोगे उससे जो भी पैरासाइट्स वगैरह होंगे वो सब डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ठीक है। और एसिडिटी भी मेंटेन हो जाएगी, ठीक है। अगर ज्यादा एसिडिक होगा तो वो न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप करते हो मैन्योरिंग। मैन्योरिंग क्यों करते हो? मैन्योरिंग करते हो ताकि फूड को ग्रो कर सको, ताकि उस जो अब आपको फिशेस उसके अंदर, कार्प्स को उसके अंदर इंट्रोड्यूस करना है ना, तो कार्प को खाना भी तो चाहिए। तो खाने के लिए वहां पे आपको प्लांट्स जो है वो ग्रो करने पड़ेंगे। प्लांट्स को ग्रो करने के लिए मैन्योर चाहिए, तो आपको मैन्योरिंग भी, ये चीज ध्यान में रखनी है। कंडीशनिंग एंड मैन्योरिंग। कंडीशनिंग क्यों करो? ताकि आप पॉन्ड्स को अच्छे से साफ कर सको, ठीक है। उसके बाद आता है सेकेंड स्टेप, कल्चरिंग, ठीक है। कल्चरिंग में आप क्या करते हो? सबसे पहले आप स्पॉनिंग, ठीक है। स्पॉनिंग में क्या होगा कि जो आपकी ब्रूड फिश है वो एग्स को ले करेगी। ब्रूड फिश आपके एग्स
डिटेल्स में आगे जाऊंगी, बट आपको बेसिक स्टेप्स पता होने चाहिए। ब्रूड फिश एग्स को ले करेगी, एग्स जो है वो लार्वल फॉर्म में आ जाएंगे, लार्वल फेस आपका आएगा जब एग्स हैच होंगे, ठीक है, तो आपका लार्वल फेस आएगा, ठीक है। लार्वल फेस के बाद जो है आपका नर्सिंग फेस आएगा, कि आपने जो आपके लार्वास हैं, ठीक है, आपको उसको प्रॉपर से खाना प्रोवाइड करना है, प्रॉपर से नर्सिंग करनी है, उसको प्रेडेटर से प्रिवेंट करना है, ठीक है, ताकि वो एक मार्केटेबल साइज अटेन कर सके, ठीक है। जब आप ये सब कुछ कर रहे हो तो आपको पॉन्ड्स को मैनेज करके रखना है। मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। टेम्परेचर मैनेज करना है, पीएच मैनेज करना है, ठीक है। नेक्स्ट यू हैव टू डू हार्वेस्टिंग, ठीक है। हार्वेस्टिंग करने के बाद आप उसको प्रॉपर से हैंडलिंग करोगे, ठीक है, ताकि अगर आपको लाइव कार्ब्स जो है सेल करने हैं तो आप उसको अलग से रख दोगे, और जो डेड कार्ब्स होंगे उसको आप अलग से कर दोगे। तो आपका लास्ट स्टेप रहेगा हैंडलिंग एंड प्रोसेसिंग, ताकि आप वहां से अच्छे से इनकम जनरेट कर सको, उसको मार्केट में लेकर जा सको, ठीक है। तो ये स्टेप्स क्या है, सबसे पहले तो आप पॉन्ड की प्रिपरेशन करोगे, सिलेक्शन करोगे। तो जब भी आप पॉन्ड को सिलेक्ट करोगे तो आपने देखना है कि सॉइल जो है वो वाटर रिटेंटिव होनी चाहिए। आप पॉन्ड में एडिक्वेट सप्लाई ऑफ वाटर जो है वो एश्योर करोगे, ठीक है। और जो आपका पॉन्ड है ना, दैट शुड नॉट बी इन फ्लड प्रोन एरिया, ठीक है। पॉन्ड्स आपके डिफरेंट टाइप के पॉन्ड्स होंगे, नर्सरी पॉन्ड्स होंगे, रेयरिंग पॉन्ड्स होंगे, प्रोडक्शन पॉन्ड्स होंगे, सेग्रीगेशन पॉन्ड्स होंगे, ब्रीडिंग पॉन्ड्स होंगे, ठीक है। तो अलग अलग टाइप के पॉन्ड्स होंगे, उनके अलग अलग स्टेजेस के लिए, ठीक है। लार्वल स्टेज के लिए अलग पॉन्ड होगा, रिप्रोडक्शन स्टेज के लिए अलग पॉन्ड होगा, अडल्ट स्टेज के लिए अलग पॉन्ड होगा। तो डिफरेंट टाइप के आपके पास पॉन्ड्स होंगे। जो आपके नर्सरी पॉन्ड्स होते हैं ना, वो ज्यादातर शैलो होते हैं, ठीक है, उनमें पानी ज्यादा नहीं होता, ठीक है। जो आपके बाकी पॉन्ड्स हैं वो थोड़े से डीप पॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। लार्ज प्रोडक्शन पॉन्ड्स में पानी का जो डेप्थ है इट शुड बी 2 to 3 मीटर्स, ठीक है। पॉन्ड्स आपके वीड और प्रेडेटर फ्री होने चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आप जो वहां पर जो भी आप पॉन्ड कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, वो पॉन्ड में आपका फूड की सप्लाई एडिक्वेट होनी चाहिए, ताकि आपके जो फिशेस हैं वो प्रॉपर से ग्रो कर सके और मार्केटेबल साइज को अटेन कर सके, ठीक है। नेक्स्ट मैंने बताया था पॉन्ड्स की कंडीशनिंग करनी है, और वो हम किससे करते हैं, लाइम से करते हैं। तो लाइम को हम स्प्रेड कर देते हैं पॉन्ड के बॉटम में, और उसको 2 वीक्स के लिए रहने देते हैं, ठीक है। उससे क्या होगा, एसिडिटी रिमूव हो जाएगी, और जो फेवरेबल आपका कंडीशंस होंगी वो वहां पे अटेन हो जाएंगी, और जो लाइम से क्या होगा, अनवांटेड माइक्रोब्स वगैरह भी किल हो जाएंगे, ठीक है, जो कि पैरासाइट्स वगैरह वो वहां से किल हो जाएंगे। फिर स्लोली हम पानी को अंदर आने देंगे पॉन्ड में, ठीक है, आफ्टर 2 वीक्स, और उसको जितनी डेप्थ तक आप भरना चाहते हो यू कैन फिल इट विथ अप टू अ डिजायर्ड डेप्थ, ठीक है। जब आप पॉन्ड की कंडीशनिंग कर रहे हो तो आपको साथ साथ देखना है पानी का टेम्परेचर कितना है, ऑक्सीजन कंटेंट कितना है, पीएच कितना है, ठीक है, उसकी टर्बिडिटी, उसके अंदर प्लैंक्टॉन्स मतलब छोटे छोटे प्लांट्स, ओके, एनिमल्स। तो जू प्लैंक्टॉन मतलब छोटे छोटे एनिमल्स, और फाइटो प्लैंक्टॉन मतलब छोटे छोटे प्लांट्स, ठीक है। दैट शुड बी ग्रो इन प्रॉपर कंडीशंस, ठीक है, प्रॉपर ऑप्टिमम लेवल्स तक वो ग्रो करने चाहिए, सारी कंडीशंस ऑप्टिमम होने चाहिए फिशेस डालने से पहले, है ना। बिफोर इंट्रोड्यूसिंग द फिशेस इनटू द पॉन्ड्स, दिस कंडीशन शुड बी मेंटेन्ड, ठीक है। आप फिर मैन्योरिंग करोगे। मैन्योरिंग क्यों करोगे, ताकि आप वहां पर फिश का जो फूड है, फाइटोप्लैंक्टॉन्स मतलब प्लांट्स, और जूप्लैंक्टॉन मतलब एनिमल्स, वो वहां पे ग्रो करवा सको, वहां पे डेवलप करवा सको, क्योंकि फिशेस को खाना चाहिए ना। तो खाना कहां से मिलेगा, जब आप पॉन्ड की मैन्योरिंग करोगे। यू कैन यूज ऑर्गेनिक मैन्योर, ठीक है, एंड यू कैन यूज केमिकल फर्टिलाइजर्स, ठीक है। ऑर्गेनिक मैन्योर जैसे कि पोल्ट्री मैन्योर, काउ डंग, यूरिन, ये सब कुछ आप यूज कर सकते हो, और केमिकल फर्टिलाइजर्स भी यूज कर सकते हो, ठीक है। पीएच ऑफ पॉन्ड वाटर शुड बी 7.5 to 8, ठीक है, फॉर विच लाइम इज एडेड, ठीक है, एट द रेट ऑफ 200 kg per acre, ठीक है। लाइम क्या करेगा, एसिडिटी को रिमूव करेगा, पीएच को इंक्रीज करेगा, ठीक है, और पैरासाइट्स को भी रिमूव करेगा। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स जो है आप काउडंग वगैरह ऐड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स भी इंटरवल्स में थोड़े थोड़े टाइम के बाद ऐड कर सकते हो, ताकि आपके वहां पे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम का जो रेशियो है वो मेंटेन रहे, ठीक है। नेक्स्ट आप कर रहे हो कल्चरिंग ऑफ फिश,
ठीक है। तो सबसे पहले आता है स्पॉनिंग। तो स्पॉनिंग आप नेचुरल भी कर सकते हो, आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड भी कर सकते हो। स्पॉनिंग का मतलब क्या होता है? रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन आप स्पॉनिंग पॉन्ड में करोगे, ठीक है, नेचुरली। ठीक है, आर्टिफिशियली आप ब्रूड फिश को खुद से आप उनको ब्रीड करवा सकते हो हैचरीज में बाय इंजेक्टिंग देम सम हार्मोन्स, है ना। स्पॉनिंग आप आर्टिफिशियल भी कर सकते हो और स्पॉनिंग आप नेचुरल वे में भी कर सकते हो। ठीक है, नेचुरल स्पॉनिंग और स्पॉनिंग पॉन्ड में कर दोगे, वो खुद रिप्रोड्यूस करेंगे एग्स को और अपने स्पर्म्स को रिलीज करेंगे और वो आपके फर्टिलाइज करेंगे। ठीक है, आर्टिफिशियली आप कैसे कर रहे हो? उनको हैचरीज में हार्मोन्स इंजेक्ट करवा रहे हो और उनको आर्टिफिशियली रिप्रोड्यूस करवा रहे हो। ठीक है, उसके बाद आपका लार्वल स्टेज आएगा। जो आपके एग्स में से लार्वास हैच होते हैं ना, दैट आर कॉल्ड एज फ्राई। उनको क्या बोलते हैं? फ्राई। वो एग्स में से आएंगे, ठीक है, ठीक है, वो फ्राई स्विम करेंगे। ठीक है, जब वो स्विम करने स्टार्ट होंगे उनको बोलेंगे हैंगिंग फ्राई। ठीक है, जब वो आपके एग्स में से बाहर निकल रहे हैं, दैट आर कॉल्ड एज हैच्ड फ्राइज। ठीक है, उसके बाद थोड़ी देर के बाद जब वो स्विम करना स्टार्ट करेंगे, दे आर कॉल्ड एज हैंगिंग फ्राई। ठीक है, और सबसे पहले वो किस पे फीड करते हैं? अपने रोटीफायर्स पे। उनका जो फर्स्ट फीड है दैट आर कॉल्ड एज रोटीफायर्स। उनका फर्स्ट फीड क्या है? रोटीफायर्स। ठीक है, तो क्या बोला? जब वो एग्स में से बाहर आएंगे दे आर कॉल्ड हैच्ड फ्राई, और कुछ देर के बाद जब वो स्विम करेंगे दे आर कॉल्ड एज हैंगिंग फ्राई। ठीक है, तो सबसे पहले वो किस पे फीड करेंगे? दे फीड ऑन रोटीफायर। रोटीफायर्स क्या होते हैं? छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स होते हैं। ठीक है, तो वो उस पे फीड करेंगे। ओके, उसके बाद आएगी नर्सिंग फेज। ठीक है, तो कार्प्स कैन बी जनरली नर्स्ड बोथ इन पॉन्ड्स या स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टैंक्स में भी आप उनको नर्स कर सकते हो। ठीक है, तो जो भी आपके नर्सिंग टैंक्स होंगे ना, उनमें आपकी पैरामीशियम रोटीफायर्स होने चाहिए। ये आपका कार्प की फीड होगी। ठीक है, उसके बाद आपके जो फ्राइज है, लार्वास है, वो एडोलसेंट फेज में एंटर करेंगे। उनको अब हम बोलेंगे फिंगरलिंग्स। ठीक है, एडोलसेंट लार्वास को क्या बोलेंगे? फिंगरलिंग्स। ठीक है, फिंगरलिंग्स को हम आर्टिफिशियल प्रोटीन वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं ताकि वो एक अच्छे से मार्केटेबल साइज में ग्रो कर सके। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड फेवरेबल वेदर कंडीशंस, कार्प्स जो है पूरे साल जो है स्पॉन कर सकते हैं। ठीक है, स्पॉनिंग ज्यादातर अर्ली मॉर्निंग में होती है जब पानी का जो सरफेस होती है वो ठंडी होती है अप टू 18 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, स्पॉनिंग ज्यादातर कौन से टाइम पर होती है? आपकी मॉर्निंग टाइम पे होती है, जब पानी की जो सरफेस होती है, वाटर जो है वो ज्यादा गर्म नहीं होगा। ठीक है, स्पॉनिंग यूजुअली टेक्स इन द अर्ली मॉर्निंग व्हेन वाटर सरफेस इज कूल्ड एंड इट इज टेम्परेचर इज अबाउट 18 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, फीमेल कार्प जो है वो स्विम करती है नियर द वाटर सरफेस। फीमेल कार्प स्विम नियर द वाटर सरफेस विच इज फॉलोड बाय मेल कार्प। ठीक है, तो वो क्या करते हैं? एक दूसरे के साथ अपनी बॉडी को रब करते हैं। फीमेल जो है एग्स को रिलीज करेगी, मेल जो है वो स्पर्म को रिलीज करेगा, इसको मिल्ट कहते हैं, और एग्स को फर्टिलाइज करेगा। ठीक है, आफ्टर 3 days ऑफ फर्टिलाइजेशन एग्स बिगेन टू हैच। जो न्यूली हैच लार्वा होगा इट इज अबाउट 5.5 मिलीमीटर लॉन्ग, डेलिकेट होगा एंड ट्रांसपेरेंट होगा। ठीक है, एंड विद यॉक सैक अटैच टू द बेली। ठीक है, न्यूली हैच लार्वा के साथ यॉक सैक होगा जिसपे वो फीड करेंगे। तो न्यूली हैच लार्वा स्विम बहुत कम स्विम करेगा। दे सेटल ऑन द बॉटम और सम फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट। ऑन द सेकेंड डे after hatching, larva start swimming, and on the third day they actively swim from surface to bottom. ठीक है, ड्यूरिंग दिस स्टेजेस लार्वा और फ्राई गेट्स इट्स नरिशमेंट फ्रॉम द यॉक सैक। है ना, इसके बेली के साथ यॉक सैक अटैच था, तो उस यॉक सैक से ही अपनी नरिशमेंट को ऑब्टेन करते हैं, और ये यॉक सैक डिसअपियर हो जाएगा ऑन द थर्ड डे आफ्टर हैचिंग। ठीक है, अब जो आपके फ्राइज हैं ये अपने फूड को सर्च करेंगे और उस फूड पे फीड करेंगे। ठीक है, हम सप्लीमेंट्री फीड भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ हार्ड बॉइल्ड एग यॉक या पाउडर्ड मिल्क की फॉर्म में हम सरफेस पे, वाटर की सरफेस पे फीड उनको प्रोवाइड करते हैं ताकि उनकी ग्रोथ जो है वो प्रॉपर से हो सके। ठीक है, नाउ चूजिंग ब्रूडर्स। अब आप जिनको आप ब्रीड करना चाहते हो तो उनको सेलेक्ट कैसे करोगे? ठीक है, तो बोथ आपके मेल और फीमेल जो ब्रूड फिश है उनको आप केयरफुली सेलेक्ट करते हो। ठीक है, तो आप क्या करते हो? जब भी आप स्पॉनिंग ऑपरेशंस करते हो ना, स्पॉनिंग ऑपरेशंस करने से पहले आप उनको क्या करते हो? मेल और फीमेल ब्रूड फिश को अलग अलग सेग्रीगेट कर देते हो अलग अलग पॉन्ड्स में। ठीक है, 2-3 मंथ्स के लिए आप उनको सेपरेट कर देते हो।
ठीक है। अब जो गुड ब्रीडर्स होते हैं ना, गुड ब्रूडर्स होते हैं, उनका वो एटलीस्ट 1 ईयर ओल्ड होने चाहिए और उनका साइज 150 ग्राम होना चाहिए। ठीक है। अब आप कैसे डिसाइड करोगे कि फीमेल फिश है कि मेल फिश है? उन जो सेक्स है, दे डिटरमाइंड बाय द शेप ऑफ द जेनिटल पैपिले। ठीक है। मेल्स के केस में जो पैपिले है वो पॉइंटेड होता है और फीमेल्स के केस में जो पैपिले है वो ओवल होता है। ठीक है। व्हेन फीमेल इज रेडी फॉर इंड्यूस स्पॉनिंग ऑपरेशंस, उसके पास एक बल्जिंग अब्डोमेन होगा, जिसको आप टच करोगे तो वो सॉफ्ट होगा। ठीक है। आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी फीमेल फिश ब्रीडिंग के लिए रेडी है? आपको कैसे पता चलेगा? उसके अब्डोमेन की शेप को देख के। जो अब्डोमेन की शेप होगी वो बल्जिंग होगी। ठीक है। तो नर्सरी पॉन्ड्स को आप कंस्ट्रक्ट करते हो टू रेयर काफ फ्राई और लार्वा। ठीक है। तो नर्सरी पॉन्ड का साइज जो होता है 5x10 मीटर होता है, डेप्थ 0.5 मीटर होती है। पानी भरने से पहले आप उसको प्रॉपरली क्लीन करोगे, कोई प्रीडेटर्स वीड्स वगैरह वहां पे ना हो। ठीक है। अबाउट 1500 to 3000 फ्राइज आप उसमें स्टॉक कर सकते हो, बट उनको टाइम टू टाइम आपको फीड करना पड़ेगा प्रॉपरली। ठीक है। आप उसको सप्लीमेंट्री फीड भी प्रोवाइड कर सकते हो, ब्रेड क्रम्स, फिश मील वगैरह आप उसको ट्वाइस अ डे प्रोवाइड कर सकते हो, मॉर्निंग एंड आफ्टरनून में। ठीक है। देन रेयरिंग पॉन्ड्स, मतलब अब आपके लार्वास को आप रेयरिंग पॉन्ड्स में डाल देते हो until they reach a marketable size, और उनका जो साइज होगा 15 to 50 मीटर रहता है और डेप्थ आपकी 1.5 to 2 मीटर रहती है। उसको भी आप प्रॉपर से क्लीन करोगे, फिर आप उसमें फर्टिलाइजर सप्लाई करोगे ताकि वहां पे एल्गे वगैरह, एक्वेटिक प्लांट्स वगैरह ग्रो कर सके। ठीक है। आप उसमें मैन्योर प्रोवाइड करोगे, चिकन ड्रॉपिंग्स की फॉर्म में कर सकते हो क्योंकि वो सस्ता होता है। ठीक है। और लार्ज क्वांटिटीज में अवेलेबल होता है। ठीक है। जब आपके जो आपके फ्राइज है ना, लार्वास है, दे रीच अप टू 5 to 7 सेंटीमीटर, तब जाके आप उसको नर्सरी पॉन्ड से रेयरिंग पॉन्ड में ट्रांसफर करते हो। ठीक है। फिर आपने करना है स्टॉकिंग। अब जब आपके फिंगरलिंग्स अडल्ट्स, फिंगरलिंग्स को ना आपके अडल्ट्स, दे रीच अ साइज ऑफ ओवर 10 सेंटीमीटर, देन आप उसको कल्चर पॉन्ड्स में डाल देते हो। ठीक है। तो स्टॉकिंग ऑफ स्मॉलर फिशेस हम ज्यादातर नहीं करते क्योंकि उनके डिस्ट्रॉय होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ठीक है। तो फिश पॉलीकल्चर में फिंगरलिंग्स ऑफ अबाउट 5 to 100 ग्राम, 50 to 100 ग्राम हम ज्यादातर प्रेफर करते हैं। ठीक है। क्योंकि उनका सर्वाइवल रेट ज्यादा रहता है। ठीक है। तो आप 5000 फिंगरलिंग्स जो है आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो पर हेक्टर ऑफ द कार्प। ठीक है। आपके पॉन्ड के 1 हेक्टर ऑफ पॉन्ड में आप 5000 फिंगरलिंग्स जो है वो इंट्रोड्यूस कर सकते हो, जिससे आपको 3 to 5 टन पर हेक्टर पर ईयर की यील्ड आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है। तो जब आप फिशेस की स्टॉकिंग कर रहे हो, सबसे पहले आप फिशेस जो आपके लार्वास है उनको 3 to 5% पोटेशियम परमैंगनेट सोल्यूशन में डाल देते हो ताकि आपके पैरासाइट्स किल हो जाए। ठीक है। और अगर आपको कंपोजिट फिश कल्चर आपने पढ़ा है तो मैंने आपको बताया था आप कौन कौन से कार्प्स को एक साथ इंट्रोड्यूस कर सकते हो फॉर बेटर एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन, है ना, ये मैंने पढ़ाया था। तो आप कंपोजिट फिश कल्चर एक बार पढ़ सकते हो। उसके बाद पोस्ट स्टॉकिंग, आपने फिशेस को इंट्रोड्यूस कर दिया, आपने फिंगरलिंग्स को इंट्रोड्यूस कर दिया, उसके बाद आप मैन्योरिंग करोगे। ठीक है। उनको खाना प्रोवाइड करोगे, फीडिंग दैट इज जनरली ट्वाइस अ डे। ठीक है। और फीडिंग जो है उनका जो भी बायोमास है ना, उनका जो वेट है उसका 5% आप उसको फीड प्रोवाइड करते हो स्टार्टिंग में, फिर धीरे धीरे उसको रिड्यूस कर देते हो। ठीक है। प्रॉपर एरिएशन होनी चाहिए जो कि आप मैकेनिकली भी कर सकते हो ताकि जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है उसकी कंसेंट्रेशन पॉन्ड में इंक्रीज हो सके। ठीक है। फिर आप पानी को भी टाइम टू टाइम रिप्लेस करोगे ताकि जो आपके गंदा पानी है वो रिप्लेस हो सके और साफ पानी पॉन्ड में इंट्रोड्यूस हो सके। ठीक है। वाटर क्वालिटी को आप रेगुलेट करोगे, एटलीस्ट टेम्परेचर आपका 25 से 33 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, पीएच 6.5 से 9 होना चाहिए, अल्कलिनिटी उसकी देखोगे, टर्बिडिटी का देखोगे। ठीक है। वहां पे प्लैंकटन कल्चरिंग देखोगे कि मतलब खाना वगैरह प्रॉपर है कि नहीं है, वहां पे प्लांट्स, एल्गे, आपके माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स वगैरह ग्रो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो सब चीजें आपने ध्यान में रखनी है। उसके बाद आती है हार्वेस्टिंग, जो कि आप 10 months to 1 year के बीच में करते हो। ठीक है। आफ्टर योर कल्चरिंग। ठीक है। तो जैसे फिशेस मार्केटेबल साइज को अटेन करते हैं आप उसको पीरियोडिकली भी हार्वेस्ट कर सकते हो ताकि वहां पे पॉन्ड के अंदर ज्यादा डेंसिटी ना हो सके, ज्यादा प्रेशर ना हो, कंपीट ना करें वो एक दूसरे से। ठीक है। एक दूसरे को डिस्ट्रॉय ना करें। ठीक है। उनको प्रॉपर स्पेस मिल सके, प्रॉपर खाना मिल सके। तो आप जैसे जैसे फिशेस को पीरियोडिकली भी रिमूव कर सकते हो जैसे जैसे वो मार्केटेबल साइज को अटेन करते जाएंगे। ठीक है।
That was all about carp culture. So for further videos, do like and subscribe Study with Palak. You can join my Telegram group and the link of the group is given here. You will get all the PDFs, class updates and MCQs, and you can directly interact with me because I believe more we connect, easier the success becomes. So just one click and your search ends here.